चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड के बारे में। इससे पिछले वाले क्लास में टीचिंग मेथड्स को मैंने शुरू किया था। टॉपिक था हमारा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, हायर एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टीचिंग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। लिखा हुआ है टॉपिक, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। जो भी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हायर लर्निंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? हायर लर्निंग करवाई जाती है। वहाँ टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, या टीचिंग के मेथड्स क्या होते हैं, इस पर मैंने चर्चा की। उसके बाद टीचिंग मेथड्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला टीचर सेंटर, दूसरा लर्नर सेंटर। क्लियर है? इसके बाद हमने टीचर सेंटर की चर्चा की थी। उसके बाद कल वाले क्लास में हमने लर्नर सेंटर की चर्चा की है, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड की। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल्स, क्लास स्टडी, केस स्टडी, ट्यूटोरियल्स, रोल प्लेइंग, ये सभी सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड कहलाते हैं। नहीं, कल हम लोगों ने लर्नर सेंटर के जो सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड्स है उसकी चर्चा की है। इसे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स भी कहा जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स के ऊपर। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स को हमने दो भागों में बांटा था, एक सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड, एक इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड। तो कल हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले क्लास में सोशलाइज्ड टीचिंग मेथड के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस पर? इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स के बारे में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स की, तो इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स के नाम पर कितने मेथड्स हैं? तो 5 मेथड्स हैं। कौन कौन से? 5 मेथड्स हैं। पहला है असाइनमेंट्स, दूसरा इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कौन कौन सा? असाइनमेंट, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड। इन पांचों मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, जो भी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, ये पांचों मेथड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पांचों मेथड्स लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स तो है ही। अगर इसको और भी थोड़ा सा और गहराई में देखा जाए तो ये क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स हैं। क्या है ये? इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स हैं। करेक्ट? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारे टीचिंग मेथड जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है पिछले क्लास में। हाँ, हम बात करेंगे पेज नंबर 36। सबसे पहला है आपका सुपुर्द नियत कार्य। क्या है आपका? सुपुर्द नियत कार्य। सुपुर्द नियत कार्य वो क्या बोल रहा है कि सुपुर्द नियत कार्य एक निर्देशात्मक तकनीक है। सुपुर्द नियत कार्य क्या होती है? एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अभ्यास शामिल होता है। बोला कि असाइनमेंट को क्या बोला था हिंदी में? सुपुर्द नियत कार्य। सुपुर्द नियत कार्य। ऐसा असाइनमेंट मतलब वह वर्क, वह कार्य जो क्या कर दिया गया? असाइन कर दिया गया, उसे दे दिया गया है और उसके लिए एक समय फिक्स कर दी गई, नियत समय दे दी गई। ऐसा नहीं कि जब मन हो तब जमा करना है, एक नियत समय दे दी गई है। उसे क्या कहते हैं? सुपुर्द नियत कार्य। एक कार्य जो शिक्षक के द्वारा छात्रों को दी जा चुकी है, साथ ही साथ उन्हें एक समय दे दिया गया है कि इस समय के समयावधि में इन सभी कामों को पूरा करना है। तो यह जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है? ये जो प्रक्रिया होती है असाइनमेंट होती है। और अगर इसे एज अ टीचिंग के अंदर यूज़ किया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? असाइनमेंट मेथड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? असाइनमेंट मेथड। बोला सुपुर्द नियत कार्य एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बोला कि एक निर्देशात्मक तकनीक है। सुपुर्द नियत कार्य जो है वो क्या है? एक निर्देशात्मक तकनीक है। नहीं, जिसके थ्रू निर्देश दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? छात्रों को निर्देश दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसके अंतर्गत क्या करते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अभ्यास शामिल होता है। नहीं, छात्रों द्वारा सीखे गए शैक्षिक पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अभ्यास शामिल होता है। समझ गए बात? सुपुर्द नियत कार्य एक निर्देशात्मक तकनीक है, एक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स है,
है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। शैक्षणिक का उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि लर्निंग करवाना। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, लर्निंग, छात्रों को सिखाना। तो शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अभ्यास शामिल होता है। जो उन्होंने सीख लिया है उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस। तो उसका प्रैक्टिस के लिए हम क्या, कौन सी विधि अपनाते हैं टीचिंग के अंदर, असाइनमेंट मेथड अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, असाइनमेंट मेथड अपनाते हैं। करेक्ट। चलिए सेकेंड पॉइंट बढ़ते हैं। बोला इसके द्वारा छात्रों में विषय संबंधी कौशलों का विकास एवं सीखे गए ज्ञान के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन संभव होता है। ठीक है, अगर बात करें असाइनमेंट मेथड की, तो इस बोला इसके तहत छात्रों में विषय संबंधी, अपने उसके सब्जेक्ट जो संबंधी रिलेटेड कौशलों का विकास, स्किल को डेवलप किया जाता है और सीखे गए ज्ञान को, जो उन्होंने ज्ञान सीखा है, लर्न किया है, उसके व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन संभव होता है। उसका व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन संभव होता है। नहीं, जो छात्रों ने ज्ञान सीख लिया है उसके व्यवहारात्मक पक्ष, उसके प्रैक्टिकल पार्ट का अध्ययन संभव हो पाता है। किससे, असाइनमेंट मेथड से। नहीं, असाइनमेंट मेथड क्यों जोड़ी है, तो भैया अगर किसी छात्र ने क्या किया है, पढ़ तो लिया है लेकिन उसने अभ्यास नहीं किया है। जैसे आप देखेंगे, मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर असाइनमेंट्स के रूप में कम से कम टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इन सभी के काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, ताकि आपने टीचिंग पढ़ तो लिया है, जो पुराने बैच के थे उनके लिए, जो आपने टीचिंग पढ़ लिया है, कम्युनिकेशन पढ़ लिया है, रिसर्च पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर ये सब कुछ बेकार, धरा का धरा रह जाएगा। तो वो इसलिए डाले गए हैं, जो स्टूडेंट टीचिंग पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, वे सब दिए गए कार्यों को करें, ताकि जो उन्होंने ज्ञान सीखा है उसके व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन संभव हो सके। मतलब इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, जो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला लॉ है ना, उस सिद्धांत पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर बोला डगलस और मिल्स ने, मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, इन सब को ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों, अब मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया और आपको अलग अलग मतलब काम दे दिया है, आप लोग अलग अलग तरह से करके आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपकी जो सही रूप से, आपकी एकदम एक्यूरेट सही जो लर्निंग हुई है, वो मुझे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। करेक्ट। तो बोला इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बिल्कुल जी। डगलस और मिल्स ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुपुर्द नियत कार्य शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। डगलस और मिल्स जी थे, नहीं, डगलस और मिल्स जी ने कहा कि भाई जो ये असाइनमेंट मेथड्स है, यह शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष, जो शिक्षण कार्य होते हैं उसके महत्वपूर्ण पक्ष, तो उसके महत्वपूर्ण क्या पक्ष क्या है, व्यवहारात्मक पक्ष, इसका वो प्रतिनिधित्व करता है। डगलस और मिल्स जी ने क्या कहा, और डगलस और मिल्स जी ने कहा कि सुपुर्द नियत कार्य शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष का वो प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। इसके बाद योग सिम्पसन ने इसके महत्व को दर्शाते हुए कहा कि स्वतंत्र अध्ययन सुपुर्द नियत कार्य के बिना नहीं हो सकता है। बोला कि यदि आपको ओपन और फ्रीली टीचिंग करनी है, ओपन एंड फ्री माइंडेड टीचिंग करनी है बच्चों को, इस तरह के टीचिंग का आप शौक रखते हैं पढ़वाने का, तो यह सुपुर्द नियत कार्य के बिना हो ही नहीं सकता, असाइनमेंट के बिना हो ही नहीं सकता है। नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका इसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, पहला यह दिशा दर्शन कराता है। बोला कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि असाइनमेंट से क्या करता है, दिशा दर्शन कराता है, हमें किस दिशा में जाना है, कितने तक जाना है, इन सब चीज़ों का वो क्या करता है, दर्शन करवाता है। बोला यह रुचि उत्पन्न करता है, यह क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये रुचि उत्पन्न करता है। इसके बाद हम बात करें तो बोला ये सफलता निश्चित करता है। ये क्या करता है, सफलता निश्चित करता है। नहीं, ये बच्चों को क्या करता है, सफलता निश्चित करता है। बोला इसका उपयोग छात्रों को विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी देने, संख्यात्मक समस्या को सुलझाने के लिए होता है। बोला कि स्वतंत्र नियत कार्य को छात्रों को विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी देने के साथ साथ संख्यात्मक संख्याओं को सुलझाने में किया जाता है। ठीक है। तो योग सिम्पसन जी ने क्या कहा, यदि आप स्वतंत्र अध्ययन करना चाहते हैं, फ्री हो करके टीचिंग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आपको ये जो सुपुर्द नियत कार्य है, असाइनमेंट्स, इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। यह उसके बिना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है,
तो भैया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह दिशा दर्शन कराता है। क्या करता है? यह दिशा दर्शन कराता है। यह रुचि उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? रुचि उत्पन्न करता है। यह सफलता निश्चित करता है। नहीं, यह सफलता निश्चित करता है। उसका उपयोग छात्रों को विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी देने, संख्यात्मक समस्या को सुलझाने के लिए ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सुपुर्द नियत कार्य के प्रकार। नहीं, जो असाइनमेंट मेथड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। असाइनमेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। असाइनमेंट मेथड जो होते हैं वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? होम असाइनमेंट। दूसरा क्या है? क्लास असाइनमेंट। वह कार्य जिसे छात्रों को घर से करने के लिए दिया जाता है। नहीं, कुछ कार्य बच्चों को घर से करने के लिए दिया जाता है एज ए होमवर्क, उसे क्या कहते हैं? होम असाइनमेंट। जिसको पहले आप होमवर्क कहते थे, वो क्या बन गया? होम असाइनमेंट्स बन गया है। होम असाइनमेंट्स बन गए। मतलब वह कार्य जिसे छात्रों को घर से करने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? होम असाइनमेंट। इसके बाद बात आती है किसी क्लास असाइनमेंट की या स्कूल कार्य की, स्कूल असाइनमेंट। मतलब वह कार्य जिसे छात्रों को कक्षा में करने के लिए दिया जाता है। वह कार्य जिसे छात्रों को क्या करने के लिए? कक्षा में कुछ करने के लिए दिया जाता है, जो कि शिक्षक के निरीक्षण में पूरी की जाती है। जो कि क्या पूरी की जाती है? शिक्षक के निरीक्षण में पूरी की जाती है, उसे बोलते हैं क्लास असाइनमेंट। बात समझ गए? दो तरह के असाइनमेंट्स होते हैं। पहला क्या है? होम असाइनमेंट। दूसरा क्लास असाइनमेंट। मतलब वह कार्य जिसे छात्रों को घर से करने के लिए दिया जाता है, वो जिस छात्रों को घर से करने के लिए दिया जाता है वो क्या है? आपका होम असाइनमेंट। क्या है आपका? होम असाइनमेंट। इसके बाद बात आती है किसी क्लास असाइनमेंट की, कक्षा कार्य की या स्कूल कार्य। मतलब वह कार्य जिसे छात्रों को कक्षा में पढ़ाने के लिए, ठीक है, कक्षा में पढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए किया जाता है, उसे हम उपयुक्त मानते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? क्लास असाइनमेंट की, तो जिसे छात्र पूरा करके लाएंगे और शिक्षक उसको अपने निरीक्षण में पूरी करवाएंगे। कहाँ कराते हैं? अपने निरीक्षण में, अपने सामने बैठ के करवाते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लास असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? क्लास असाइनमेंट। ठीक है, पहली बार क्या बोले? सुपुर्द नियत कार्य क्या है? एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अभ्यास शामिल होता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके द्वारा छात्रों को विषय संबंधी कौशलों का विकास एवं सीखे गए ज्ञान के व्यवहार पक्ष का अध्ययन संभव होता है। उसके बाद कॉप, डगलस और मिल्स ने कहा कि भाई सुपुर्द नियत कार्य शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जो सुपुर्द नियत कार्य है वो शिक्षण कार्य के महत्वपूर्ण पक्ष, किसके? व्यवहार पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। फिर यह योग सिम्स ने कहा कि स्वतंत्र अध्ययन सुपुर्द नियत कार्य के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यह दिशा दर्शन कराता है, उचित उत्पन्न करता है, सफलता निश्चित करता है, और इसका उपयोग छात्रों को विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी देने, संख्यात्मक समस्या को सुलझाने के लिए होता है। इसके बाद हम चलेंगे किसमें? होम असाइनमेंट के मेथड्स, टाइप्स। बोला टाइप्स ऑफ असाइनमेंट से दो तरह के असाइनमेंट मेथड्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है? ये पहला होता है होम असाइनमेंट। क्या होता है पहला? होम असाइनमेंट। वैसे असाइनमेंट जो बच्चों को घर से करने के लिए दिया उसको बोलते हैं होम असाइनमेंट। इसके बाद बताया क्लास असाइनमेंट। मतलब वह कार्य जिसे छात्रों को कक्षा में करने के लिए दिया जाता है, वह कार्य जिसे छात्रों को कक्षा में करने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? स्कूल कार्य, कक्षा कार्य। खत्म। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मेथड क्या है हमारा? परस्पर संवादात्मक वीडियो। दूसरा मेथड हमारा क्या है? परस्पर संवादात्मक वीडियो। क्या होता है परस्पर संवादात्मक वीडियो? तो बोला कि यह विधि शिक्षण के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। मतलब परस्पर संवादात्मक वीडियो जो है, मतलब यह विधि शिक्षण के संज्ञानात्मक नहीं, उसके बाद भावनात्मक तथा मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यह विधि शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। बोले यह विधि क्या करता है? शिक्षार्थियों में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ, शिक्षार्थियों के ज्ञान में, नॉलेज में इंप्रूवमेंट के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाए। निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल बढ़नी चाहिए। बोले यह विधि शिक्षण के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। बोले यह विधि गतिविधियों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। बोले यह इसके तहत छात्रों को विषय संबंधी जानकारी क्रमागत ढंग से उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिस्तुति पास कर सकते हैं। नहीं, बोला इसके तहत विद्यार्थियों को विषय से संबंधित जानकारी क्रमागत ढंग से एक सिस्टमाइज वे के तहत उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी तथा उसके संशोधनात्मक उपाय की सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। बोला कि यहाँ पर छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग कई विषयों,
मुद्दों, समस्याओं की जानकारी और उसके उपाय की भी सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। परस्पर संवादात्मक वीडियो बोले तो इंटरेक्टिव वीडियो, मतलब यह विधि शिक्षक के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। जी बिल्कुल। उसके बाद यह विधि शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। ये भी ठीक है। इसके तहत शिक्षार्थियों को विषय से संबंधित जानकारी क्रमागत ढंग से उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। बोला इसके तहत छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी तथा उसके संशोधनात्मक उपाय की सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। मतलब इसके तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी तथा उसके उपाय की सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कहाँ पर, मुक्त अधिगम के ऊपर। किसके ऊपर? तीसरा मेथड क्या है हमारा, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग। बोला यह सीखने की क्या है, सबसे लचीली विधि। यह क्या है? सीखने की सबसे लचीली विधि है जिसमें शिक्षार्थियों के पास समय, स्थान, निर्देशात्मक विधियों, पहुंच के तरीकों और उसको सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित कारकों में चुनने का विकल्प होता है। कार्यक्रम चुनने का विकल्प होता है। बोला मुक्त अधिगम जो है, ओपन लर्निंग, बोला क्या बोला है, यह शिक्षण की सबसे लचीली विधि है। ये शिक्षण की लचीली विधि है, फ्लेक्सिबल मेथड्स है जिसमें शिक्षार्थियों के पास समय, स्थान, निर्देशात्मक विधि, पहुंच के तरीके और उनके सीखने की प्रक्रिया को से संबंधित जानकारी को उपलब्ध यह विधि शिक्षण की लचीली विधि से शिक्षार्थियों के पास समय, स्थान, निर्देशात्मक विधियों, पहुंच के तरीकों और उनके सीखने की प्रक्रिया से संबंधित कारकों को चुनने का विकल्प होता है। यहाँ पर विकल्प चुनने का अवसर शिक्षार्थियों के पास होता है। बोला यह शिक्षा संबंधी आंदोलन एवं सुधार, यह शिक्षा संबंधी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है अथवा सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की सीमाओं के ऊपर ले जाता है। ठीक है। बोला यह शिक्षा संबंधी आंदोलन और शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है अथवा सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की सीमाओं से परे ले जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ई लर्निंग कहते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। बोले यह केवल ज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष तक सीमित है। जो ओपन लर्निंग होती है वो केवल ज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष तक ही सीमित है। वहाँ पर केवल ज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष तक ही जा सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग करते हैं, ई लर्निंग करते हैं, नहीं रेगुलर मोड में नहीं, डिस्टेंस मोड में कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या सीख सकते हैं? केवल विषय से संबंधित ज्ञानात्मक पक्ष ही सीख सकते हैं। केवल जो ज्ञान वाली बात है वही सीख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें शिक्षण, छात्र अंतःक्रिया के अभाव में भावात्मक, मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करना अब संभव नहीं है। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा संबंधी आंदोलन लाने पड़ेंगे, सुधार लाना पड़ेंगे और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के समय से जो अवसर वैसी थी वैसी की वैसी ही रखी जाए। ठीक है। बोला यह केवल ज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष तक ही सीमित नहीं है। यह केवल ज्ञान के तथ्यात्मक पक्ष, क्योंकि शिक्षण क्रिया के अभाव में भावात्मक और मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। बोला इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है। इस विधि में क्या होता है? शिक्षण के प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है अन्वेषण विधि, अनुमानी विधि। चौथा, अन्वेषण विधि, अनुमानी विधि। अन्वेषण मतलब होता है खोजना, अनुमान मतलब होता है प्रिडिक्शन। अपना सिक्स बोलते हैं कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने इंटेलिजेंस से क्या करते हैं, आप कुछ एजुकेटेड गेस करते हैं सब चीज़ों के लिए। बोला अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड्स। बोला इस विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ये जो क्या है लैंड है वो किसका है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के, लैंड किसका है? ये लैंड बना हुआ है ह्यूरिस्टिक मेथड। लैंड किसका बना हुआ है? प्लेटफॉर्म किसका बना हुआ है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जी का। किसका बना हुआ है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। बोला इस विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस विधि के अंतर्गत छात्र बिना किसी सहायता के स्वयं के प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं जिससे उनमें जांच की भावना विकसित होती है। इसमें क्या होती है? इसमें जांच की भावना विकसित होती है तथा वे ज्ञान के आविष्कारक ही बन जाते हैं। अगर हम क्या करें, अन्वेषण विधि की बात करें, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, अनुमानी विधि की बात करें, तो बोला इस विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब इस विधि के अंतर्गत छात्र बिना किसी सहायता के, छात्र क्या कर सकते हैं? बिना किसी सहायता के स्वयं के प्रयासों द्वारा
समस्या का समाधान करते हैं, जिससे उनमें जांच की भावना विकसित होती है तथा वे ज्ञान के आविष्कारक बन जाते हैं। वो क्या बनते हैं? ज्ञान के आविष्कारक बन जाते हैं। ठीक है, बोला यह एक समस्या समाधान विधि है। अगर हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड की तो वो क्या है? एक समस्या समाधान विधि है जो कि सीमित समय के साथ, जो कि निश्चित समय सीमा के साथ पर्याप्त समाधान तैयार करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करती है। ठीक है, मतलब यह एक समस्या समाधान विधि है जो कि सीमित समय सीमा के साथ पर्याप्त समाधान तैयार करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करती है। शॉर्टकट, इसका तो बोला यह त्वरित निर्णयों के लिए एक लचीली तकनीक है। जब खासतौर जब छात्र जटिल समंकों के साथ काम करता है। ठीक है, बोला यह त्वरित निर्णय के लिए क्या है? एक लचीली तकनीक है। यह तुरंत निर्णय लेने के लिए एक लचीली तकनीक है, फ्लेक्सिबल तकनीक से। अब फ्लेक्सिबल तकनीक है तो क्या? तो बोला खास तौर पर जब जटिल समांकों के साथ काम करता है, जब आप जटिल समांकों के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट। यह त्वरित निर्णय के लिए लचीली, जब खास जटिल समांकों के लिए साथ काम करता है। बोला यह विधि छात्रों के स्वयं के सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह जो विधि है वो छात्रों के स्वयं के सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह ज्ञानात्मक पक्ष के बजाय व्यवहारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करेंगे तो यह ज्ञानात्मक पक्ष के बजाय व्यवहारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर यह हो जाता है कि बच्चे अपने स्वयं के प्रयास द्वारा, यहाँ पर लिखा हो इस विधि के अंतर्गत छात्र बिना किसी सहायता से, वो किसी को हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो बिना किसी सहायता के स्वयं के प्रयासों द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा समस्या का समाधान करते। क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, जिससे उनमें क्या होती है? जांच की भावना विकसित। उससे क्या होती है? उनमें जांच की भावना विकसित होती है जो सीमित समय सीमा के साथ पर्याप्त समाधान तैयार करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करती है। क्या करती है? शॉर्टकट का उपयोग करती है। मतलब यह त्वरित निर्णयों के लिए एक लचीली तकनीक है। यह त्वरित निर्णयों के लिए क्या है? एक लचीली तकनीक है, खास तौर पर जब जटिल समंकों के साथ काम करता है। पहला, यह विधि छात्रों के स्वयं के सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यह क्या करती है? स्वयं के सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, पहली बात। दूसरी बात, यह विधि छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष के बजाय व्यवहारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही। यह विधि वैज्ञानिक विधियों एवं परिवर्तन समस्याओं से संबंधित है। यह विधि क्या किससे संबंधित है? वैज्ञानिक विषय एवं वर्तमान समस्या से बिल्कुल संबंधित है। यह विधि किससे? वैज्ञानिक विषय से या वर्तमान समस्या वाली विधि। ठीक है, ऐतिहासिक खोज विधि। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात आएगी तो ऐतिहासिक खोज विधि की बात आएगी। किसकी बात आएगी? ऐतिहासिक खोज विधि की बात आएगी। डिस्कवरी मेथड की बात आएगी। किसकी बात आएगी? डिस्कवरी मेथड की बात आएगी। बोला यह अनुमानी व अन्वेषण विधि से मिलती जुलती विधि है। अगर अन्वेषण विधि की हम बात करें तो बोला यह अनुमानी एवं अन्वेषण विधि से मिलती जुलती रहती विधि है। इसका उपयोग सामाजिक विषयों में तथ्यों की खोज करने के लिए किया जाता है जो कि प्राचीन घटनाओं से संबंधित है। अगर हम ऐतिहासिक खोज विधि की बात करें तो बोला यह अनुमानी एवं अन्वेषण विधि से मिलती जुलती विधि है। ठीक है, इसका उपयोग सामाजिक विषयों में तथ्यों की खोज करने के लिए किया जाता है जो कि प्राचीन घटनाओं से संबंधित है। तो आप क्या पढ़े? नहीं, अगर ये प्रोफेसर बोले कि क्या करना है, इसको सजाना है क्रमबद्ध रूप से ढंग से, इसके लिए कोई अच्छा सा बुक सजेस्ट करिए, तो भैया आप न पूछोगे कि कौन सा बुक बढ़िया होता है, कि वो आपसे पूछेगा? आप पूछोगे ऑफकोर्स। ठीक है, ये थी आपकी 5 विधियाँ इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड। ये क्या क्या? आपका इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा है? कौन कौन से मेथड? असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट मेथड 2 प्रकार के होते, कौन कौन? असाइनमेंट एंशिएंट, कहाँ गए? यहाँ से। सुपुर्द के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? होम असाइनमेंट एंड क्लास असाइनमेंट। जो घर से करने के लिए दिया जाए वो क्या है? होम असाइनमेंट है। और जो क्लासरूम में करने के लिए कहा जाएगा आपको वो क्या है? क्लास असाइनमेंट। इसके बाद बात आती है इंटरेक्टिव वीडियो की। बोला यह विधि शिक्षण के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोसंचालित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। यह विधि शिक्षार्थियों के ज्ञान वृद्धि के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इसके तहत विद्यार्थियों को विषय संबंधी जानकारी क्रमागत ढंग से उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपने परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिस्पर्धी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी तथा उसके संशोधनात्मक उपाय की सरलता से जानकारी उपलब्ध
हो जाती है। क्या हो जाती है? इसके अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी तथा उसके संशोधनात्मक उपाय की सरलता से जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद हम बात करें किसके ऊपर लर्निंग की, मुक्त अधिगम की। बोला यह सीखने की लचीली विधि है, नहीं, यह शिक्षण संबंधी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है अथवा सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षण पद्धति की सीमाओं से परे ले जाता है। इसे क्या क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। ठीक है, बोला यह केवल ज्ञान के तथ्यात्मक संपर्क तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि शिक्षण अंतःक्रिया के अभाव में भावात्मक और मनोसंचालित उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। चलिए, इसके बाद है क्या? इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यहाँ पर प्रवेश कभी भी मिल सकते हैं, एनी टाइम। उसके बाद है क्या? ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषी अनुमानी विधि। बोले इस विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड की, तो यह विधि मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस विधि के अंतर्गत छात्र बिना किसी सहायता के स्वयं के प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते, जिससे उन्हें पाँच जांच की भावना होती है तथा विज्ञान के आविष्कार भी बन जाते हैं। ठीक है, बोले यह इस विधि को मुख्यतः प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जी के द्वारा प्रतिपादित किया। बिल्कुल सही। ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? प्रस्थापक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जी माने जाते हैं। बोले इस विधि के अंतर्गत छात्र बिना किसी सहायता से अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान करते हैं, जिससे क्या होती है? उनमें जांच की भावना विकसित होती है और वो ज्ञान के आविष्कारक बन जाते हैं। नहीं, वो खुद से एफर्ट्स किया, कुछ निकाला तोड़ और उसे वो चीज़ें शुरू कर दी, तो ये क्या है? आविष्कारक। इसमें आपके अपन में क्या हो गई? जांच की भावना विकसित हो गई है। और इसकी एक समस्या समाधान विधि है जो कि सीमित समय सीमा के साथ पर्याप्त समाधान तैयार करने के लिए शॉर्टकट का भी उपयोग करती है। क्या करती है? शॉर्टकट का उपयोग करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक खोज विधि की। बोला यह भी अनुमानी एवं अन्वेषण विधि से मिलती जुलती विधि है। इसका उपयोग सामाजिक विषयों में तथ्यों की खोज करने के लिए। अगर हम बात करें किसका? ये अनुमानी विधि का, तो ये क्या होता है? ये वैज्ञानिक विषयों में वर्तमान समस्या से संबंधित होता है। लेकिन वही बात करेंगे किसकी? डिस्कवरी मेथड की, तो ये सामाजिक विषय और तथ्यों की खोज करने से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अन्य शिक्षण विधियाँ क्या होता है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण। ठीक है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। और भी कुछ अन्य विधियाँ हैं जिनको जानना आपको जरूरी है, तो मैं एक बार थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आज की क्लास में, और आज टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। बोला कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की क्रिया कंप्यूटर आधारित शिक्षण कहलाती है। अगर हम कंप्यूटर के उपयोग के साथ क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर आधारित शिक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम कंप्यूटर आधारित शिक्षण कहेंगे। बोला इसका अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीक है, इसका अभिप्राय क्या है? ऐसी अनुदेशन तकनीक जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी तथा कंप्यूटर के बीच ऐसी योजनापूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके दौरान छात्रों को अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में समुचित सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण की बात करेंगे तो बोला कंप्यूटर के उपयोग द्वारा सीखने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण कहलाती है। बिल्कुल सही। इसका उपयोग ऐसी अनुदेशन तकनीक से है, इसका उपयोग ऐसी अनुदेशन तकनीक से है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी तथा कंप्यूटर के बीच ऐसी कार्य योजनापूर्ण अंतर चलती रहती है जिससे छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में समुचित सहायता प्राप्त होती है। बोला कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, वहाँ पर क्या है? बच्चे कंप्यूटर का मदद लेकर क्या करते हैं? याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण? यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं और रिजल्ट तुरंत मिल जा रहा है। नहीं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते तो बस 5-10 मिनट के बाद क्या होता है? आपको फ्लड आपके शो हो जाते हैं कि मैंने सॉल्यूशन कर दिया हुआ। इससे क्या होगी? एक कहीं ना कहीं जो हम उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं वो उद्देश्य हम पूरा कर पड़े। इसके अंदर छात्र व्यक्तिगत रूप से अपनी गति का अनुसरण कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बोला इसके अंतर्गत छात्रों को परिणाम तुरंत मिल जाता है तथा वह अपनी प्रगति को दर्शाता है। लॉरेंस तथा डेनियल ने सबसे पहले जटिल शिक्षण प्रतिमान कंप्यूटर आधारित शिक्षण का विकास किया है। लॉरेंस तथा डेनियल ने क्या किया है? सबसे जटिल शिक्षण प्रतिमान कंप्यूटर आधारित शिक्षण का विकास उन्होंने किया है, जिसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण शिक्षक द्वारा न करके कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो सब किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है विभेदन अनुदेश डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बोला विभेदित अनुदेशन का अर्थ है व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करना। ठीक है, विभेदित अनुदेशन का अर्थ है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करना।
यह शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि है। यह शिक्षण की क्या है? गतिशील एवं सक्रिय विधि है, जिसके अंतर्गत शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजना एवं तरीकों का उपयोग करते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप जब तक नहीं समझेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए ये मेथड अपनाने पड़े, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये बोला विवेदन अनुदेश का अर्थ है व्यक्तिगत समस्या आवश्यकता को पूरे करने के लिए निर्देश तैयार करना। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। यह शिक्षण की गतिशील एवं सक्रिय विधि है, बिल्कुल, जिसके अंतर्गत शिक्षक सिखाने के लिए विभिन्न योजनाओं एवं तरीकों का उपयोग करता है। ठीक है, और यह क्या है? यह विधि बड़े समूह, लघु समूह, व्यक्तिगत अनुदेश का संयोजन है, जिसमें गुणात्मक पहलू की अपेक्षा मात्रात्मक पहलू को अधिक महत्व दिया जाता है। ज़्यादा ज़्यादा क्वालिटी से ज़्यादा हमें क्या करना है? क्वांटिटी बढ़ानी। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ब्लेंडेड लर्निंग की बात करेंगे। क्या करेंगे बात? ब्लेंडेड लर्निंग की बात करेंगे। बोला इसका उद्गम क्या हुआ है? अमेरिका में हुआ है। मिश्रित अधिगम मॉडल ऑनलाइन शिक्षण या ऑफलाइन शिक्षण का क्या है? संयुक्त रूप है, ये चलाएगा। ठीक है, बोले मिश्रित अधिगम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रभावी के वितरण हेतु अलग अलग और तरीके का संयोजन करके कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बोला मिश्रित अधिगम जो है उसका जो मुख्य लक्षण है क्या है? शिक्षण सामग्री के वितरण हेतु अलग अलग तरीकों का संयोजन करके उसे कुशल एवं प्रभावी बना दिया जा सकता है। बिल्कुल। इसके बाद है क्या? आपका कर्मादेशित निर्देश, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बोला कर्मादेशित निर्देश छात्रों का एक क्रमबद्ध रूप में किए गए नए विषय को प्रस्तुत करने की विधि है। अगर हम कर्मादित निर्देश की बात करें, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो क्या होगा? बोला कर्मादित निर्देश छात्रों को एक क्रमबद्ध रूप में नए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि है। क्या पकड़ी है? नए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की एक विधि है। क्या? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। बोला यह शिक्षण की उच्च संरचित प्रणाली, हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, जो कि आत्मगति, सेल्फ पेस एवं तार्किक क्रम पर आधारित होती है, उसको पाना है। ठीक है, स्वर्ग। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? हम माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे। बोला यह छात्रों में शिक्षण कौशल विकास करने की अनुकरण तकनीक है। यह क्या है? छात्रों में शिक्षण कौशल विकसित करने की एक तकनीक है। बोला सूक्ष्म शिक्षण का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। बिल्कुल नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, उस पर अनुकरण तकनीक। आप क्या कर रहे हैं? उसको लिख। उसके बाद एलन महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण की लघु क्रियाओं में बांटते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं समस्त शिक्षण की प्रक्रिया को लघु क्रियाओं, छोटी छोटी क्रियाओं में बांटते हैं। बोले यह छात्राध्यापक के प्रशिक्षण की एक तकनीक है। यह क्या है? छात्राध्यापक के प्रशिक्षण की एक तकनीक है, जिसके उद्देश्य प्राध्यापक को वास्तविकता कक्षा तथा वास्तविक व्यवस्था के लिए तैयार करना है। बोले एलन महोदय ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण जो है समस्त शिक्षण की क्रियाओं को लघु क्रियाओं में बांटते हैं। क्या करना है? लघु क्रियाओं बांटते हैं, छोटा छोटा बांटते हैं। जी बिल्कुल। यह छात्राध्यापक मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं सीटेट में जो कि क्या? छात्राध्यापक नहीं, वो छात्र बनने जा रहे हैं, छात्र हैं, छात्र भी है और अध्यापक भी हैं। छात्राध्यापक के प्रशिक्षण की एक तकनीक, इसको प्रशिक्षण की एक तकनीक के रूप में भी जोड़ा जाता है, जिसका उद्देश्य छात्राध्यापक को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है, जिसमें समान कक्षा की जटिलताओं को निम्नलिखित उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया नहीं जा सकता है। इसके बाद है एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना है। ठीक है, इसमें जटिल समानता को निम्नलिखित उपाय द्वारा क्या कर सकते हैं? आप सरल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल का अध्ययन करना है। ठीक है, एक सिंगल टाइम में एक ही चीज़ों को करना है, बाकी अलग अलग चीज़ों को नहीं करना। अलग अलग चीज़ों को करने से क्या होगा? क्वालिटी बेकार होगी, लोग को आपका विश्वास हटेगा। तो हमें क्या करना है? एक समय पर एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना है। उसके बाद पाठ्यक्रम को एक ही टॉपिक तक सीमित रखना। पाठ्यक्रम जो है उसे एक ही टॉपिक तक सीमित रखना, उसे सब टॉपिक अलग अलग टॉपिक बना करके बहुत बड़ा नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। कक्षा विद्यार्थी की संख्या को 5 से 10 मिनट के बीच रखना। बिल्कुल, 5 से 10 मिनट के बीच। 8, कक्षा के समय 5 से 10 मिनट के बीच में रखना। पाठ के समय 5 से 6 के 10 मिनट के बीच, और कक्षा में पाठ में बच्चा के समय 5 से 10 मिनट बीच रखना। क्या क्या होता है यहाँ पर? सूक्ष्म शिक्षण चक्र दिया हुआ, माइक्रो लेवल टीचिंग। सबसे शुरू कहाँ हुआ था? आपके टीचिंग शुरू होती है, उसके बाद लेसन प्लान, उसके बाद रीफीडबैक, उसके बाद पुनः शिक्षण, उसके बाद पुनः घर। बोला मानव मानचित्रण को शिक्षण की विधि के रूप में टोनी बुजान के द्वारा 1960 में विकसित किया गया था। अगर हम क्या करें? मन मानचित्र की बात करें, मन मानचित्र की बात करें हम मन मानचित्र के, तो कितनों कम माइक्रो टीचिंग नहीं, तो वो पार्ट नहीं लेंगे। ये बोला मना मानचित्र, मना मानचित्र, मानचित्र। बोला मना मानचित्रण की हम बात करेंगे
सूक्ष्म शिक्षण चक्र हो गया था। ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र का क्या है, एक डायग्राम है। शुरू कहाँ से करते हैं हम, टीचिंग से करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके बाद कहाँ पढ़ते हैं, लेसन प्लान पर, उसके बाद रीफीडबैक, उसके बाद रीटीचिंग, उसके बाद रिलेशन प्लान, ठीक है, फिर उसका फीडबैक। मतलब मानव मानचित्रण को शिक्षण की विधि के रूप में टोनी बुजान द्वारा 1960 में विकसित किया गया था। 1960 में विकसित किया गया था। यह शिक्षण की एक चित्रात्मक विधि, यह क्या है, शिक्षण की एक चित्रात्मक विधि है जिसके अंतर्गत तथ्यों संबंधित मुख्य बिंदु या तर्कों को रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। क्या है, दर्शाया जाता है, ताकि शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर सके। शिक्षार्थी विभिन्न बच्चों या तर्कों के बीच एक शिक्षण प्रोवाइड किया जाता है, ताकि शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित, ताकि छात्र के विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने ही होंगे। ठीक है जी, माइंड मैपिंग बोला। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी के मन में तथ्य से संबंधित एक चित्र तैयार हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक के मन में तथ्य से संबंधित एक चित्र तैयार हो जाता है, जो कि उनकी समझ को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, जो कि उनकी समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसके आगे हम बात करेंगे मानव मानचित्र डीप लर्निंग पर आधारित है। मानव मानचित्र किस पर आधारित है, डीप लर्निंग पर आधारित है, जो कि डायग्राम बनाकर पढ़ने से टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आता है और टॉपिक को याद करने में आसानी होता है। बोला कि मानव डीप लर्निंग क्या करते हैं, मानव मानचित्र बोला कि वह ये आधारित है ताकि डायग्राम बनाकर पढ़ने से टॉपिक का जो कंसेप्ट होता है, जो उसको याद करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अवधारणा मानचित्रण की, कंसेप्ट मैपिंग की बात करेंगे। बोला यह ओसेबुल की सार्थक अवधि प्रक्रिया के अंतर्गत एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग्स पर निर्धारण है। क्या है, निर्धारण है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट मैपिंग की, तो क्या करिए हमने 12 लाख लेके क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बोला यह जो अवधारणा मानचित्रण है, यह ओसेबुल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया का सिद्धांत एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग पर निर्भर है। ये क्या है, एक थ्योरी पर निर्भर है, जो कि ओसेबुल का एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है, तो एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग पर निर्भर करता है, जिसे 1994 में मानक रूप देने का प्रयास किया गया था। बोला यह विधि भी मानव मानचित्रण की तरह, यह विधि भी क्या करती है, मानव मानचित्रण की तरह ही है, जिसके अंतर्गत जटिल विषय वस्तुओं को सरलता ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर क्या कहता है, जिसके अंतर्गत जटिल विषय वस्तुओं को सरलतम एक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शिक्षार्थी की स्थानीय क्षमता भी बढ़ जाती है तथा वे पूरी इकाई को प्रस्तुत अपने रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यह कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने एवं समझाने के लिए विकसित की गई है, चित्रात्मक विधि होगी। उसके बाद सब कॉन्सेप्ट चित्रांतक, वो मेन कॉन्सेप्ट जिसमें आ गया वो क्या है, एलिमेंट्स को देखेगा, पहले गौर करेगा कि यह मेरे लिए क्या है, खराबी करेगा या फ़ायदा करेगा, फिर उसको खाएगा जा करके, ठीक है। वैसे कुत्ता क्या होता है, उदाहरण की बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, कुत्ता की बात करें तो क्या होता है, अब वहाँ से आने का भाड़ा दे दिए बस पे, जैसे जाने का भाड़ा दे दिए और 100-200-300 रुपये उसको दे दिए, बस काम हो गया, ठीक है। उसके बाद है सब कॉन्सेप्ट, सब एलिमेंट्स, ये थे आपके मेन कॉन्सेप्ट्स, और इस तरह से आपने टीचिंग के सारे मेथड्स क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर हम अन्य विधि की बात करें, सबसे पहले क्या आया था अन्य विधि के अंदर, अन्य विधि के अंदर सबसे पहले आया था आपका ऑनलाइन, ये है आपका बोला यह विधि शिक्षण की लचीली विधि है, जिसमें शिक्षार्थियों के पास समय, स्थान, निर्देशात्मक और विधियों को पहुंचने का तरीका और उनके सीखने की प्रक्रिया और समझ कारकों को चुने जाने का विकल्प होता है। यह विधि संबंधी आंदोलन और शिक्षण सुधार है, जो कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है तथा अपने स्वयं के सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षा पद्धति के तहत सीमाएं पर परे भी ले जाता है। इसे ई लर्निंग कहते हैं, फ्लेक्सिबल लर्निंग के डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं, उसमें बात हुआ है ना। बोला यह त्वरित निर्णय के लिए छात्र की एक लचीली तकनीक है, खासतौर पर जब जटिल समूहों के साथ काम किया जाता है तो, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक विधि, उसके बाद क्या है, ऐतिहासिक विधि, जहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं को बच्चों तक उल्लेखित करने का प्रयास करता है। उसके बाद कंप्यूटर आधारित शिक्षण, बोला कंप्यूटर आधारित शिक्षण का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, जहाँ पे जो अनुदेशन होगा, जो अनुदेशन तकनीक है, वो जैसा आप इनपुट करेंगे वैसे ही आउटपुट देगा, वैसे क्या जैसे आप इनपुट करेंगे वैसे ही वो पास आउट देगा। उसके बाद कंप्यूटर आधारित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ब्लेंडेड लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, माइक्रो टीचिंग, उसके बाद मानचित्र, माइंड मैपिंग, टूनी बुजान, और लास्ट में अवधारणा मानचित्र और सेवा। इस तरह से हमने टीचिंग के सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। नहीं सर।
आज कोई दिक्कत? जितने भी आनंद जी, कोई दिक्कत है? कट गया है सर। अच्छा, वो निकल क्लास से चले गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पूरे नहीं। कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग का रिवाइज करिए, और कल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पर वो मैं करवा देता हूँ आपके सेशन में, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दिए जाएंगे। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट।